नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं इस वक्त कराची की नुमाइश चौकी पर, क्योंकि यहाँ पर एक फ़लस्तीन मरकज़ बनाया गया है। यहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है, प्रोग्राम भी हो रहे हैं और इसके अलावा फ़लस्तीन के मुतालिक इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। तो कराची के सेंटर में, कराची के दिल में, मज़ार कायद के सामने एक सेंटर जो बाकायदा तौर पर बना दिया गया है और यहाँ पे क्या कुछ काम हो रहा है, कैसे आवाज़ उठाई जा रही है, हम जानेंगे। क्योंकि सेंटर बनाया फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान ने और इसके सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर साबिर अबू मरियम हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आपके साथ मौजूद है फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के सरपरस्त इसरार अब्बासी साहब, आपको खुशामदीद। तो सबसे पहले तो ये फरमाएं कि यहाँ क्या हो रहा है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, GTV का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और मसला फ़लस्तीन को उजागर करने के लिए आपने ये एफर्ट किए हैं, मैं इसकी कदरदानी करता हूँ। देखिए, ये जो मरकज़ फ़लस्तीन है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि आवाम तक अवेयरनेस पहुँचाई जाए, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी खबरें मैनिपुलेटेड हैं, बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो लोगों तक सही नहीं पहुँच रही हैं। गलत खबरों पर लोग काम करते हैं, फिर परेशान होते हैं या उस पर अपना माइंडसेट बनाते हैं। तो पहला जो बुनियादी मकसद है हमारा कि हम लोगों को अवेयरनेस दें। यहाँ पर रोज़ाना हम न्यूज़ बुलेटिन चलाते हैं जिस पर पूरे दिन की खबरें, मालूमात उनके सामने पेश करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई मसला फ़लस्तीन के अंदर जो ख़ास तौर पर 7 अक्टूबर के बाद जो तूफ़ान अल अक्सा ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद से जो जंग है वहाँ पर, उसकी जो अपडेट्स हैं वो यहाँ बताई जाती हैं। फिर लोगों से अपील की जाती है कि लोग अपने घरों पर जाकर, अपने घरों में जाकर फ़लस्तीन की आवाज़ बने, लोगों को इस बात को आगे फैलाएं और इस मकसद को आगे बढ़ाएं। क्योंकि इस वक्त हम एक मेन रोड पे बैठे हुए हैं तो शोर भी है, रश भी है, इसके अलावा लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं बड़ी तादाद के अंदर। तो अब सर कैसा टर्न आउट है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं इस इशू को? देखिए, सुबह से लेकर अब तक कोई हज़ारों अफराद, ख़वातीन और मर्द यहाँ पर आ चुके हैं। छोटे बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले जब आप तशरीफ़ लाए थे आपने देखा है कि दर्जनों बच्चे यहाँ बैठे थे, वो पेंटिंग बना रहे थे और बहुत खूबसूरत उन्होंने फ़लस्तीन की चीज़ें बनाई हैं, मासूम बच्चों की तस्वीरें बनाई हैं, मज़ालिम की अक्कासी की है। और ख़ास उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिली है, जो हमारे मुशाहिदे में आई है, वो क्या थी? बच्चों ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की तस्वीरें क्रिएट की हैं। यानी मजलूमियत तो हर कोई बना रहा है, उन्होंने रेजिस्टेंस की तस्वीरों को बनाकर यहाँ पर पोर्ट्रे किया है। थोड़ी देर पहले आपने भी मुलाहिदा किया है। ये बहुत बड़ी एक टर्नआउट है कि हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, अपने अहतियात भी जमा करवा रहे हैं और अपनी सोलिडेरिटी भी फ़लस्तीनियों के साथ यहाँ पर बयान कर रहे हैं। असरार अब्बासी साहब, फरमाइए, बेइंतहा जुल्म हो रहा है इस वक्त फ़लस्तीन में, खासतौर गज़ा की हम बात करें, और एक तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल अल-शिफा हॉस्पिटल है, उसके इर्द गिर्द भी बम्बार्डमेंट हो गई, छोटे हॉस्पिटल जो है वो बंद हो गए सारे। यानी एक तरफ तो इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और उसके बाद अगर कोई वहाँ पे उन मजलूमों के साथ या उन जख्मियों के साथ कुछ करना भी चाह रहा है तो कर नहीं पा रहा है वहाँ पे। तो ये आप क्या समझते हैं कि इस वक्त दुनिया वो के आवाज़ लगा रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को फैसले करने चाहिए, जंगबंदी करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे, तो उनको असर नहीं हो रहा दुनिया की आवाज़ का और इस जुल्म का जो नज़र आ रहा है, वहाँ जो हर 10 मिनट में एक बच्चा मर रहा है, उस जुल्म को क्या वो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। एक्चुअली थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमें देखना पड़ेगा। फ़लस्तीन का इशू आज से नहीं, ये कई दहाइयों से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ताकत का तवाज़ुन तब्दील हुआ है। यानी वो मज़ाहमत जो पत्थरों से शुरू हुई थी, आज उस जनरेशन ने एक सेलुलर वॉर भी शुरू कर दी और रेजिस्टेंस का मेयार बढ़ गया। अच्छा, इस चीज़ से जो इजराइल मुसलसल फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ालिम ढा रहा था कई दहाइयों से, तो वो एग्रेसिव था। ये पहली दफ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस की वजह से वो डिफेंसिव मोड में आया। अब जब डिफेंसिव मोड में आया तो जंग के जितने भी मुसल्लमा कवानीन है उन सब की वो खिलाफ वर्जी करने आ गया। नहीं, और खाली वो डिफेंसिव मोड में नहीं आया, इतने इसराइली कभी नहीं मारे गए जितने कि इस जंग में मारे गए हैं। एग्जैक्टली वही, इतने इसराइली यरगमाली कभी नहीं हुए जितने कि अभी हुए हैं। इतनी तबाही इससे पहले इसराइल की कभी नहीं हुई जितनी अभी हुई है। लेकिन अगर मवासना करें हम इसराइल का और फ़लस्तीन का, तो यहाँ पर ये तादाद बहुत ज़्यादा है जो यहाँ मजलूम है, बच्चे हैं, ख़वातीन है, आबादी है, उस पर बम्बार्डमेंट हुई है। यही तो चीज़ है। देखें, ये बेसिकली जज्बों की जंग है। वसाइल का अगर मवाजना किया जाए तो इजराइल और फ़लस्तीनियों के वसाइल और जंगी साजो सामान और टेक्नोलॉजी का कोई मवाजना नहीं बनता।
लेकिन जो जज्बा है, यानी अगर आप देखें जो इजरायली फौजी कैद में है उनका मोराल कितना डाउन है, और उसके नतीजे उसके सामने अगर आप फलस्तीनी बच्चों को लें तो वो शहादत के लिए बेकरार हैं। तो ये जज्बों की लड़ाई है और ये जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट हुई है। मतलब आज जितनी यूथ वहाँ की मौजूद है, खवातीन मौजूद हैं, अगर किसी भी कौम के ऊपर इतने अरसे तक मजालिम ढाए जाएं तो वो ऑटोमेटिकली डीमोरलाइज होती है। लेकिन ये वाहिद कौम है जो मजीद तेजी से रेजिस्ट कर रही है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि ये इजराइल के साथ पहली दफा हुआ है, तो वो एग्रेसिवली जो बिल्कुल एक यकतरफा तौर पे डोमिनेट करने की ख्वाहिश रखता था और फलस्तीन को एलिमिनेट करने की ख्वाहिश रखता था, अब उसको अपना वजूद बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सारी चीजें करने का बुनियादी मकसद क्या है कि वो फलस्तीनी जो इस वक्त इस मरकज का कयाम भी बुनियादी तौर पर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो प्रोपेगेट किया जा रहा है मुख्तलिफ जराए से, क्योंकि उनका भी प्रोपेगेशन ये है कि जी फलस्तीनी जो है वो जारियत कर रहे हैं, जबकि वो अपने हक, अपने घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। अच्छा, किसी भी फ़लस्तीनी मुजाहिद ने या रेजिस्टेंस वालों ने औरतों पर, बच्चों पर और इस तरह की बम्बार्डमेंट, उन्होंने सिर्फ फौज को टारगेट किया जो इजरायली फौज है, और जवाब में क्या होता है कि उनके पास और कोई चीज़ नहीं है, वो जाके औरतों और बच्चों पर बम्बार्डमेंट करते हैं, आबादी पर बम्बार्डमेंट करते हैं, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाते हैं, इवन जर्नलिस्ट। देखिए, मैं सबसे पहले आपके तवज्जुह से उन तमाम जर्नलिस्ट को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने उस जंग के महाज की कवरेज के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। पिछले 3 सालों 4 सालों के अंदर हमने देखा कि सफारती महाज पे उम्मत मुस्लिमा में एक बड़ी नाकामी नजर आ रही है और इसराइल की ताकत नजर आ रही है। हमास के इस अमल, क्योंकि हमास ने पहल की इस दफा, हमास के इस अमल पर आप क्या कहेंगे कि उसको मालूम था कि इसराइल कितना सख्त रिटेलिएट करेगा, उसने किया, लेकिन इस कुर्बानी को देखें उसने उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ा है। ये जो 7 अक्टूबर को जो तूफान अक्सा ऑपरेशन है, इसकी बहुत सारी कामयाबियों के अंदर एक कामयाबी यकीनन यही है कि मसला फ़लस्तीन कि जिसे मुसलसल फरामोश करने की कोशिश की जा रही थी, दबाने की कोशिश की जा, मसलन आपने 4 सालों का जिक्र किया है, बहुत अच्छी बात यानी आपने की है कि 4 सालों में हमने देखा है कि मसला फ़लस्तीन को पसे पुश डाल दिया गया। कैसे? डील ऑफ द सेंचुरी लाई गई जिसको डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए थे। उसका मकसद क्या था कि तमाम दुनिया के सफारत खानों को तल अबीब से मुंतकिल करके यरूशलेम लाया जाए और यरूशलेम को कैपिटल ऑफ इसराइल, ना कि फ़लस्तीन। ये बहुत बड़ी साजिश थी। इसी तरह अब्राहमिक अकॉर्ड, हमें ये दर्ज दिया जाने लगा कि यहूदी, मुसलमान और ईसाई क्योंकि अब्राहमी मजहब से हैं, ये आपस में वो कज़न्स हैं। इस धोखे के बदले में क्या हो रहा था कि जो अरब रियासतें थी, हमारे अरब हुक्मरान थे, वो इसराइल को तस्लीम करते चले गए और इसराइल से ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए, दोस्तियाँ। और ये सिलसिला 1978 में शुरू हुआ, जब आपको याद होगा कि 48 में जब ये नकबा हुआ, फ़लस्तीन पे कब्जा हुआ, इसराइल कायम कर दिया गया, 8 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी घरों से निकल गए। लिहाजा इस ऑपरेशन ने, फ़लस्तीनियों की इस जवाबी कार्रवाई ने पूरी दुनिया को मजबूर किया है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी करे, और सऊदी हुकूमत ने ये काम किया, उस पर वो नज़रसानी की गई। लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये जो काम था जो हमास ने किया, जो आपके सवाल का एक और हिस्सा है कि जो फ़लस्तीनी भाइयों ने ये काम किया है, ये उनका राइट था कि वो 48 से पिस रहे थे, ना सिर्फ 48 बल्कि 1917 से 100 साला मुजालिम है। 10 लाख फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर हैं। यानी मुझे आप मेरे घर से निकाल कर रोड पे बिठा दें और मेरे घर में कब्जा करके कहें कि आज के बाद तुम रोड पर बैठो, ये कैसे होगा? मैं यहाँ थोड़ा सा रोकता हूँ, मस्जिद अक्सा का तकद्दुस। मैं आपको यहाँ रोकता हूँ क्योंकि जुल्म की एक तवील दास्तान है जो हम फ़लस्तीन के साथ देखते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जो फ़लस्तीनी हैं हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका में, यूरोप में, वो इन मुजाहिरों को लीड भी कर रहे हैं। अब बाकी जो फ़लस्तीनी इस वक्त मौजूद हैं, ख़ासतौर पर गज़ा के अंदर, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या गज़ा को खाली करा दिया जाएगा? क्या मुकम्मल तौर पर ये ग्रेटर इसराइली रियासत बन जाएगी? इस वक्त जो है हमें क्या कुछ करना चाहिए? ब्रेक के बाद आपसे सवालात करेंगे, जानेंगे इनके जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक।
हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें कराची की नुमाइश चौरंगी पर, और यहाँ पर एक मरकज़ बना है फ़लस्तीन मरकज़, जहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है। फ़लस्तीन के हक़ में जो है यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं। और ये कराची के मेन मरकज़ के अंदर फ़लस्तीन फाउंडेशन ने बनाया है। डॉक्टर साबिर साहब इसके सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बात ये है कि अब लोग इस तशवीश के अंदर हैं कि अगला मरहला क्या है। देखिए, जो असल मंसूबा था रिजवान भाई वो यही था। इसराइल 2 साल से प्लानिंग कर रहा था, जो मार्का सैफुल कुद्स था 2021 रमज़ान वॉर में। आप देखें रमज़ान में क्या हुआ, फ़लस्तीनी अपने घरों में अफ्तार कर रहे हैं, सहर कर रहे हैं, इसराइल ने बमबारी कर दी। अब दुनिया ये कह रही है कि ये जो मजलूमियत है, ये जो कत्ल हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, शायद ये उनकी जवाबी कार्रवाई के बदले में हो रहा है। नहीं, अगर ये जवाबी कार्रवाई ना भी करें तो भी इसराइल इनके साथ क्या करता है, इनको इसी तरह से कत्ल करता है। मसलन रमज़ान की हमारे साथ वॉर हमारे सामने है, उसने किया। अब जो सूरत हाल है, जो आप कहते हैं कि अगला मरला क्या होगा, देखें गज़ा में ये वाक़ईन बहुत जुल्म है, हम ये कह रहे हैं, लेकिन गज़ा के अपने लोग क्या कह रहे हैं, मैं आपको वो बात बताता हूँ। मैंने उधर बात की है लोगों से, वहाँ पर हमास के लोगों से, जहाद इस्लामी के लोगों से, आम गज़ा के शहरियों से मेरी बात है। मैंने उन कई लोगों से रब्ता किया, बात की है। वो कहते हैं कि हम बमबारी को फेस करेंगे, हम अपने घरों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो 1948 का वो नकबा था वो इससे बड़ा था, इससे ज़्यादा शहादतें हुई थी, इससे ज़्यादा नुकसान हुआ था, इससे ज़्यादा लोगों को निकाला गया था। लेकिन अब हमने ये तय किया है कि हमारी जो कुर्बानियाँ हैं, कीमती कुर्बानियाँ हैं, इन कीमती कुर्बानियों का जो हदफ क्या है, वो फ़लस्तीन की आज़ादी है। ये पूरे फ़लस्तीन की आज़ादी की बात है। और जो मुस्तकबिल है वो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जहां मजलूमियत है वहां पर इसराइल भी खुश नहीं है। इसराइल का बहुत नुकसान हो रहा है। आपने जैसा अभी शुरू में कहा था 2500 अफराद की हलाकत उन्होंने तस्लीम कर ली है। आज की खबर बता रहा हूँ आपको, ये किसी मीडिया पर नहीं है। मुसाद जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके 40 से ज़्यादा ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों? उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो हमास और हिजबुल्लाह के लिए जासूसी करते हैं। ये एक डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट बताऊं कि तल अबीब में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं। हुकूमत के खिलाफ बात हो रही है कि हमारे कैदी छुड़वा कर लाओ। 400 इसराइली सोल्जर्स कासिफ सेऊनी हुकूमत के जो फौजी हैं वो इधर इस्लामी मुजाहमत के पास है, एक भी कैदी नहीं छुड़वा सके हैं। ये जो बमबारी है, ये जो कत्ले आम है, ये खुद इस बात को सबूत है, इस बात की दलील है कि ये शिकस्त खा चुके हैं। असर साहब, आप फरमाइए, हमास जो है, आप क्या समझते हैं कि इस जंग में जो लीड कर रहा है और मकसद यही है कि फ़लस्तीन की आज़ादी, तो आप क्या समझते हैं कि हिजबुल्लाह ने हिमायत का ऐलान किया है और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हिमायत का ऐलान कर रही हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी तादाद में जो इस्लामी ममालिक दुनिया में मौजूद हैं, अगर इनका साथ नहीं हुआ तो ये कामयाबी हमास को नहीं मिल सकती? तो कैसे आप समझ सकते हैं कि हमास कामयाब हो सकता है? लेकिन रिजवान, सबसे इम्पोर्टेंट जो नुक्ता है ना, वो आपने रेज किया। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी इस्लामी ममालिक गिरदनवा में मौजूद हैं, वहाँ ज़्यादातर बादशाहत है। सिवाय इजिप्ट को छोड़े हैं, वहाँ पर जिस तरह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मुर्सी के साथ जो कुछ किया गया वो भी आपने देखा। हमास बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इंतखाब के ज़रिए पावर में आती है, और उसके नीचे ये मुज़ामती ग्रुप हैं, अल-कासिम ग्रुप और ये दूसरे ग्रुप। जब तक ये रेजिस्ट नहीं, देखें, एक तो दुनिया में कहा जाता था कि किसी भी जगह आपकी जो रेजिस्टेंस होती है उसमें फॉरेन एलिमेंट शामिल होता था। तो ये एक प्योरली फ़लस्तीनियों की अपनी फ्रीडम मूवमेंट है। इसमें किसी गैर मुल्क का किसी किस्म का कोई जो तासुर है वो हिमायत का उस तरह का नहीं है। इवन जो अद्वियात और खुराक का है वो तक नहीं है, तो असले की और दूसरी चीज़ों की तो नहीं है। ये मुज़ाहमत नहीं, लेकिन वो जो जगह है वो तो मुसलमानों के लिए मुकद्दस है ना। एग्जैक्टली, वो खाली फ़लस्तीनियों के लिए तो मुकद्दस नहीं है। उसमें तो मुसलमान चाहे दुनिया में जिस जगह पर भी है, वो उसको तो दर्द है कि जनाब ये जो है, ये क्यों ऐसा वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वहाँ क्यों खून बह रहा है। यही बात है कि अगर फ़र्क देखें, एक अमल है हुक्मरानों का और एक अमल है अवाम का। आप तमाम इस्लामी ममालिक की अवाम का देखें तो वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, लेकिन हुक्मरानों की किसी न किसी की तरह अपनी मजबूरियाँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा ज़्यादातर इस्लामी ममालिक में बादशाहतें हैं। अब बादशाहतों के पीछे जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अमेरिका की सपोर्ट मौजूद है, क्योंकि इस खत्ते के अंदर जितनी भी इन्वॉल्वमेंट होती है जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो अमेरिका वहाँ पर हुकूमतें बनाने और गिराने में अपना किरदार अदा करता है। तो जो बादशाहतें होती हैं वो किसी न किसी तरीके से अमेरिका के साथ
बिगाड़ नहीं चाहती, वो उनको अपनी हुकूमत को मुस्तहकम रखने के लिए एक सपोर्टिव समझती हैं। इवन पाकिस्तान में समझा जाता है कि वाशिंगटन राजी है तो आपकी हुकूमत चल रही है। तो यही तासुर इस्लामी ममालिक में है, जिसको ज़ाइल करने के लिए हमास ये कर रहा है कि भाई बगैर अमेरिका की सपोर्ट के या बगैर किसी इस्लामिक कंट्री की सपोर्ट के, 57 इस्लामी ममालिक के किसी की सपोर्ट नहीं है, सिर्फ फ़लस्तीनी नौजवान अपने तौर पर यह मज़ाहमत करें। देखिए, जब तक वो एक मिसाल है ना, बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं देती। तो अगर हमास ये कार्रवाई ना करती तो जो डील ऑफ द सेंचुरी का प्लान था, या जिस तरह इस्लामिक कंट्रीज को आस्ता आस्ता उस तरफ लाया जा रहा था, कुछ इस्लामी ममालिक को ये तरगीब भी दी गई कि आपके कर्जे ख़त्म कर देते हैं, आप इसराइल को तस्लीम कर लें, हम माशी तौर पर आपको मजबूत कर देते हैं। तो ये वो सारे इकदाम थे कि किसी भी तरीके से डील ऑफ द सेंचुरी करके और फ़लस्तीनियों का जो हक है वो ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हमास की इस कार्रवाई से वो इस्लामी ममालिक जो शायद इस तरफ सोच भी रहे थे, तो अब वो भी बैकफुट पे आ गए। इसलिए कि अगर ये कार्रवाई ना होती तो बड़ा मुश्किल था इसराइल के जारियत को रोकना और फ़लस्तीन का जो मौजूदा हिस्सा है उसको बरकरार रखना। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। डॉक्टर साहब फरमाइए कि बात यह है कि इस्लामी ममालिक की अगर बात की जाए तो तकरीबन सारे इस्लामी ममालिक फंसे हुए, किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है। अब बात यह है कि अब बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई हम एक बहैसियत उम्मा के तौर पर, उम्मत मुस्लिमा के तौर पे क्या कोई एक्शन ले सकते हैं। हमारी OIC जो है वो, उसका रोल जो है आपको मालूम है कि उसका फेलियर, मतलब तारीख़ है फेलियर की, और वो कोई रोल अदा नहीं कर सकी आज तक। तो बात यह है कि अब इस सूरत हाल में कि जब हर इस्लामी मुल्क ये देख रहा है कि यार कि मैं अपने मुल्क के लिहाज से सोचूं, उम्मत के लिहाज से ना सोचूं, तो अगर ये सोच रहेगी और उसकी मजबूरियां भी हैं जिस जैसा जिक्र फरमा रहे हैं, तो फिर तो हमास ने जो टनल्स बनाए हुए हैं, जो उसके पास असला है, जो उसके पास ह्यूमन रिसोर्स है, वो एक हद तक ही लड़ सकता है और उससे बात आगे नहीं जा सकती। और ग्रेटर इसराइल जो है, इसका मतलब जो है उसको नहीं रोका जा सकता। देखिए, मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि जो आपने बात की है कि जो अरब जो हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क के बारे में ही कम अज़ कम सोच लें। जो आपने कहा है कि वो अपने मुल्क के, नहीं, वो अपने मुल्क के लिए भी नहीं सोचते। वो अगर अपने अवाम के लिए सोचें, अपने वतन के लिए सोचें, तो ये सोच उनको ले जाएगी, खड़ा करेगी इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, क्योंकि वो अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं। वो अपनी ज़ात से आगे नहीं निकलते, तो उनको ना अवाम की फ़िक्र है, ना उनको अपने ये वतन की फ़िक्र है। लिहाजा इसराइल क्या फ़लस्तीनियों का दुश्मन है? क्या इसराइल ने इजिप्ट के ऊपर हमला नहीं किया है, जॉर्डन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लुबनान को नुकसान नहीं पहुंचाया है, सीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या इसराइल ने इराक पर हमले नहीं किए हैं? क्या आज हमारे बलूचिस्तान में वो मुसाद के जो लोग हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, अफगानिस्तान में गिरफ्तार? तो ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। अगर ये हुक्मरान यही सोचने लगे कि भाई ये जो मफाद है ये हमारे भी मफाद में है कि हम इसके खिलाफ खड़े हों, तो ये हो सकता है। जो दूसरी बात है, अच्छा उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीका बहुत आसान है कि 1 पॉइंट एजेंडा है, इत्तेहाद। तमाम मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान, अगर अमेरिका की 52 रियासतें वो यूनाइटेड स्टेट्स हो सकती हैं, तो ये 57 यूनाइटेड स्टेट्स क्यों नहीं हो सकते? इनको क्या मसला है? ये उससे पहले हो सकते हैं। ये एक बात है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये नुक्ता है कि इत्तेहाद की तरफ जाएं, यूनिटी की तरफ जाएं और फ़लस्तीन को मरकज़ बनाएं। दूसरी बात कि हमास कितना लड़ सकती है, मैं आपको बताता हूं जो उनके कमांडर ने बताया। उन्होंने कहा हम पर पानी बंद है, बिजली बंद है, खाना बंद है, पीना बंद है, ये आप खबरें सुन रहे हैं, बमबारी है, सब कुछ है। उन्होंने कहा इन हालात में कि जब मुस्लिम उम्मा सो रही है, आलमी बिरादरी डबल स्टैंडर्ड के ऊपर है, इन हालात में जब हम महसूर हैं, 1 साल तक हम लड़ सकते हैं, हम ये मुज़ाहमत जारी रख सकते हैं। और 34 दिन की इस मुज़ाहमत ने क्या रिजल्ट दिया है? 4 किलोमीटर से आगे गजा से बाहर सैदरोत का इलाका है, सेहूनी भाग गए हैं। 11 किलोमीटर पे अशदोद का इलाका है, सेहूनी भाग गए हैं। 21 किलोमीटर पे जो ये हस्कलान शहर है, वहाँ से सेहूनी भाग गए हैं। तल अबीब पर मिसाइल गिर रहे हैं। वो जो इलात इनकी बंदरगाह है, टूरिस्टिक प्लेस है, वहाँ से लोग भाग गए। 10 लाख सेहूनी आबादकार इसराइल छोड़ के भाग चुके हैं। 5 लाख इंतजार में बैठे हुए हैं कि भाई हमें जगह दो, हम निकलें। वहाँ हवाई जहाज़ नहीं है, बहरी जहाज़ नहीं है, उनको रेंट करना पड़ रहे हैं। उनका शेकल डाउन हो गया है, जो उनकी वो करेंसी है। उनका सरमाया मैं आपको बताऊं 20 बिलियन डॉलर, 20 अरब डॉलर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जंगी नुकसान हुआ है। जो उनके टैंक्स तबाह हुए हैं, जो उनको मिसाइल इंटरसेप्ट करने पड़ रहे हैं, जो उनको रॉकेट रोकने पड़ रहे हैं, और ये उनका 20 अरब डॉलर का जंगी नुकसान है। इंसानी नुकसान कितना है कि उनके 400 से ज़्यादा
ट्रेंड फौजी मारे गए हैं, कमांडोज मारे गए हैं, ना सिर्फ इधर बल्कि जनूबी लुबनान की सरहद पे 136 फौजी, वहाँ हिजबुल्लाह ने उनको मार दिया है, उनकी 19 चेक पोस्टों पर हिजबुल्लाह ने वो कब्जा जमा लिया है। तो ये सारा नुकसान है जो इसराइल को हो रहा है। तो ऐसे हालात में अगर एक साल तक यही हालात में जंग रहती है और ये वाले जो नताइज हैं जो 34 दिन में है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि फिर एक साल में इसराइल कहाँ होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। और ये जो जंग है, बेसिकली जंग का तरीका भी यही है कि जंग जो है जंगजुओं के दरमियान होनी चाहिए। जंग जो है वो मजलूमों की तरफ नहीं होनी चाहिए। जंग जो है वो बच्चों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ख़वातीन पे नहीं होनी चाहिए, आबादी पे नहीं होनी चाहिए। तो अगर जो है ज़मीनी जंग होती है, और जैसा आपने फरमाया, तो जो सूरत हाल है उसमें ज़रूर एक मुकाबले की फ़िज़ा मौजूद है। हालांकि ताकत के तवाज़ुन का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर इसी तरह से मज़लूमों पे जो है जुल्म होता रहेगा, उन पे बम्बार्टमेंट होती रहेगी और मासूम बच्चे मरते रहेंगे, हॉस्पिटल्स जो है उस पर हमले होते रहेंगे, तो फिर दुनिया को भी जो है वो जागना होगा। और ख़ास तौर पे हमारे जो इंसानी हकूक़ के बहुत सारे इदारे चैम्पियन बनते हैं, उन्हें अपना रोल अदा करना होगा। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का हो। ब्रेक के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त पुरजोश है, वो क्या कर सकते हैं इस मरहले पर, ये हम जानेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हमें कराची के इलाके नुमाइश में, और यहाँ पर एक फ़लस्तीन मरकज़ बनाया गया है फ़लस्तीन फाउंडेशन की जानिब से, और यहाँ पर मुसलसल मालूमात दी जा रही है जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है। लोग जमा हो रहे हैं, अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं, और आज हमारे प्रोग्राम में भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम इनके जज्बात भी आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से। जी फरमाइए, आपका क्या जोश है, क्या जज्बा है? मेरा ये सवाल था कि हम जो है हर जगह एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ में क्या कर रही है, प्रैक्टिकली वो ऐसा क्या कर रही है कि उनकी मदद हो सके इस चीज़ से। ठीक है, और कोई सवाल आप में से और कोई बात करना चाहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ा ये देख के दुख और अफसोस है कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इस के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई मफाद है, और अगर हम मुसलमान ही अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपने मुसलमान जो निहत्ते मुसलमान यानी जिनके पास कुछ भी नहीं है, इस वक्त वो पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं, तो उनके साथ अगर हम लोग खड़े नहीं होंगे तो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादती है। और हम दुनिया में तो जो है सो है, हम आगे जाके क्या जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और जी, और कोई? अस्सलाम वालेकुम। बस मेरा यही कहना है कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, जो कुछ हम पोस्ट में देखते रह रहे हैं और हमें दिखाया, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू हमें दिखाया जा रहा है, वो सब इतना नाकाबिले बर्दाश्त है कि कभी हम अकेले बैठ के देखना भी चाहें तो उसको हम अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते। तो हम रेजिस्ट तो करते हैं, हम आवाज़ तो उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के तहत ही उठा रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे। और अगर मैं ये कहूँ कि बीइंग स्काउट्स हमें बहुत कुछ हेल्प करने के लिए सीखा। हमारे स्काउट वादे का एक हिस्सा है दूसरों की खिदमत, दूसरों की मदद, लेकिन हम सिवाय सोशल मीडिया पे काम नहीं, पोस्ट को आगे फॉरवर्ड करने के, मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करने के हम कुछ नहीं कर रहे, जिसके लिए हमें बहुत तकलीफ है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ख़वातीन ने किस तरह से जज्बात का इजहार किया, और इस वक्त दुनिया देख रही है। क्या हमने कभी सोचा था कि 2023 में हम एक ऐसी जगह देखेंगे जहां निहत्ते लोगों के ऊपर जो है बम बरसाए जाएंगे, जहां पर माँ अपने बच्चों को ढूंढ रही होगी, जहां पर जो बिल्डिंग्स हैं वो मलबा बन जाएंगी, और उन मलबों पे लोग अपने प्यारों को आवाज़ें दे दे के चिल्ला रहे होंगे और उनका कोई जवाब नहीं आ रहा होगा। क्या हमने सोचा था कि 2023 में हम एक ऐसा मंजर देखेंगे कि जहां पर जो है अस्पतालों को टारगेट किया जाएगा, एक जंग के दौरान जो है जहां पर जख्मियों को लाया जाएगा, उसी जगह पर जो है बम्बार्टमेंट कर दी जाएगी? क्या हमने सोचा था कि मासूम बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को ढूंढ रहे होंगे, और फिर उनको जो है वो लाशों के सामने जो है लेके जाया जाएगा, और मासूम बच्चे जो हैं वो उन लाशों में से देख कर पहचानेंगे कि हमारा बाप कौन है और हमारी माँ कौन है? क्या हमने सोचा था कि गोद के बच्चे, हाथ के गोद के बच्चे जो हैं वो जो है इस तरह से यतीम हो जाएंगे? क्या हमने सोचा था कि 2023 के अंदर जो है एक ऐसी जगह भी इस खित्ते के अंदर आ जाएगी
कि जहाँ पर इस हद तक जो है बम्बार्डमेंट होगी, इस हद तक जो है जुल्म होगा कि जो शहीद हो गए तो हो गए, जो बच जाएंगे, जो ज़ख्मी होंगे, जब उन्हें अस्पताल लेके जाया जाएगा तो अस्पताल के अंदर बिजली नहीं होगी, वहाँ पे एक्सरे मशीनें काम नहीं कर रही होंगी, वहाँ पे कोई मशीनरी काम नहीं कर रही होगी, और अगर किसी का ऑपरेशन करना की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास वो सामान नहीं होगा कि आप जो है बेहोश करके उसका इलाज कर सकें। तो कितने ऐसे लोग, कितने ऐसे ज़ख्मी जिन्हें बचाया जा सकता था अगर वहाँ पर ये बम्बार्डमेंट ना होती हॉस्पिटल्स के ऊपर, जहाँ पर जो है बिजली अगर होती हॉस्पिटल्स के अंदर, लेकिन उनको भी नहीं बचाया जा सका। क्या ये जदीद दुनिया 2023 की जब हम बात करते हैं, क्या ऐसा मुमकिन था कि कभी ऐसा हम नज़ारा देखेंगे? और वो जदीद दुनिया जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहती है, जहाँ पर जो है वो वेलफेयर स्टेट्स की बात की जाती है, जहाँ पर बूढ़ों के हकूक़ की बात की जाती है, जहाँ पर जानवरों के हकूक़ की बात की जाती है, वो खामोश तमाशाई बने रहेंगे। जहाँ पर ये देखा जाता है कि सर्दियों के अंदर, बर्फ़ के अंदर अगर 2 हिरन भी फंसे हुए हैं तो उनके लिए, उनको लेने के लिए हेलीकॉप्टर पहुँच जाता है। वो मुल्क जो है यहाँ पर इन मासूम बच्चों का खून बह रहा है और उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये एक पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आखिर आप जो हैं ये जुल्म कर रहे हैं इंसानों के साथ, मासूमों के साथ। सर आप फरमाइए कि ये जो सवालात हुए सारे, इसमें ख़ास तौर पे जो एक सवाल आया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है और आप क्या मुतालबा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से? देखिए, हमने शुरू में भी हुकूमत से मुतालबा किया था। शुरू में हुकूमत का मौक़िफ़ कमज़ोर था, लेकिन जब मरम्मत की गई, जब आवाम ने इस तरह से बात की तो हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया और बहुत अच्छा मौक़िफ़ लिया। और अभी हम देख रहे हैं कि उन्होंने इमदादी जहाज़ भी रवाना वहाँ किए हैं और ये सिलसिला जारी है। हम इसीलिए कहते हैं कि हुकूमत अवामी सतह पर इस इमदाद को ले आए, आवाम से हुकूमत अब जो है वो अपील करे। हुकूमत कहे कि हमने सरकारी सतह पर फ़लस्तीन फ़ंड कायम कर दिया है, हम यहाँ फ़ंड जमा ना करें, आप ना करें, हम सब जमा करके अपने सरकारी फ़लस्तीन फ़ंड में जमा कराएं। वो फ़ंड फ़लस्तीनियों की मदद के लिए इस्तेमाल हो और ये मुस्तकिल बुनियादों पर हो। ये नहीं है कि 1 जहाज़, 2 जहाज़, 3 जहाज़, उसके बाद ख़त्म। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी गज़ा को रीबिल्ड करना है, गज़ा के लोगों को दोबारा ज़िंदगी देनी है, दोबारा चीज़ें देनी है, दोबारा उनको वापस लाना है, बहुत मसाइल हैं। सर तो ये कंटिन्यू रहना बात तो चाहिए। ये है कि जिन लोगों के घर तबाह हो गए थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, उन्हें जिन कैंपों में रखा जा रहा था उन कैंपों पर भी बम्बार्डमेंट हो गई है। बिल्कुल, ये बहुत सफाकियत है, ये दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। ये मैं कहता हूँ कि अल्फाज नहीं है कि आदमी क्या बयान करेगा कि क्या है। और ये जब तक जंग चल रही है, यकीनी तौर पर जो है वो उसमें मिस्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो है ये मजलूम जो है वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मदद की जाए। सर आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? देखिए, एक तो डॉक्टर साहब ने जो बात की, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, हुकूमतें बेसिकली क्या करती हैं, सफारती महाज पर कोशिश करती हैं। मैं बीइंग अ वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर, मैं समझता हूँ हुकूमत को इनिशिएट करना चाहिए कि फौरी तौर पे OIC का इजलास बुलवाएं। और OIC के इजलास में जिस तरह आपने अपने एक सवाल में कहा था कि मुसलमान हुक्मरान, तो ये डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि ये फ़लस्तीन के लिए ना करें, ये अपने लिए करें। क्योंकि अगर आज फ़लस्तीन का इशू रिजॉल्व नहीं होता तो कल किसी और इस्लामी मुल्क में कश्मीर कैसे आया? कश्मीर का इशू इसीलिए हुआ कि फ़लस्तीन के ऊपर खामोशी थी। तो आप देखें, जो कुछ फ़लस्तीन में होता रहा वही ऑटोमेटिकली कश्मीर में हुआ। जिस तरह वहाँ से लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, इसी तरह खुसूसी हैसियत कश्मीर की ख़त्म की गई। तो अगर हम इस वक्त हुकूमत का जो बेसिक रोल है वो ये है कि आप सफारती महाज पर अपनी जो है वो कोशिश तेज़ करें, OIC के इजलास को फौरी तौर पे करें और OIC जो है अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करे। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मगरबी ममालिक अमरीका समेत कोशिश ये कर रहे हैं कि जंग बंदी के लिए एक उनकी शर्त है कि जी इसराइली फ़ौजियों को रिलीज़ किया जाए। तो वो 6000 जो फ़लस्तीनी इसराइली कैद में हैं तो उनकी बात नहीं की जा रही। तो एक तरफा जंग बंदी का जो नुकसान है वो इस फ़लस्तीनी कॉज को देगा। अगर इसराइली फ़ौजियों को रिहा करने की कोई चार्टर की बात होती है तो उन फ़लस्तीनियों को जो 6000 बेगुनाह कैद हैं, ये तो जंगी उस कैदी है ना, लेकिन वो सिविलियंस जो बेगुनाह कैद हैं 6000, उनकी बात भी की जाए। उसके बगैर ये मेरे ख्याल में ये जंग बंदी मुमकिन नहीं होगी। देखिए, मैं यहीं से एक बात जोड़ दूं कि ये जंग का जो असल प्लेयर है वो अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका इस जंग में इसराइल के पीछे आया है। उसने ये जंग के ऊपर ये जो जारियत है वो अमेरिका को बंद करनी है। मेरा आखिरी पैगाम आवाम से ये है कि वो सोशल मीडिया हर जगह पर अमेरिका से ये मुतालबा करें कि अमेरिका ये जारियत बंद करे, क्योंकि असल जिम्मेदार
अमरीकी हुकूमत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साबिर साहब, असरार अब्बासी साहब और फ़लस्तीन फाउंडेशन के बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस फ़लस्तीन मरकज़ में मौजूद हैं, अवाम यहाँ पर मौजूद है, ख़वातीन की तादाद बड़ी तादाद में यहाँ पे देख रहा हूँ। तो कराची के इलाके नुमाइश में ये एक फ़लस्तीन मरकज़ जो है बना दिया गया है जहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है दी जा रही है और लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, लोगों को एक ऐसी न्यूट्रल जगह चाहिए होती है जहाँ पर जाकर वो अपने जज्बात का इजहार कर सके। हमने देखा अभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए थे, वो पेंटिंग बना रहे थे और वो जो है इस वक्त जो वहाँ पे फ़लस्तीन में हो रहा है उसकी अक्कासी जो अपने कलम के ज़रिए कर रहे थे। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। इस वक्त गवर्नमेंट का रोल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान एक दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है और दुनिया में पाकिस्तान को तस्लीम किया जाता है, पाकिस्तान की ताकत को। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तानी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद है। तो पाकिस्तान की हुकूमत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान। और हम ये समझते हैं कि एक्शन हुकूमत ने लेना है। अवाम जो है हुकूमत की तरफ देख रही है और हुकूमत जो भी एक्शन लेगी हम समझते हैं कि अवाम उसके साथ खड़ी होगी और वो मज़लूम फ़लस्तीनी जो है उसमें हम अपना रोल, अपना हिस्सा जो है डाल सकेंगे। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।